बहुत ही उत्साह के साथ द डीप डाइव में आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का जो मुख्य विषय है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसने इंटरनेट पर या किताबों में और दोस्तों की बातचीत में सच में धूम मचा रखी है। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है हर किसी ने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। सही कहा। हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन की। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को या किसी भी लक्ष्य को सिर्फ अपने इरादों और सोच से आकर्षित कर सकता है। हाँ, और लोग दावा करते हैं कि इसके जरिए कुछ भी अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन हम आज सिर्फ इस ट्रेंड को ऊपर से नहीं देखने वाले हैं। आज हमारे पास जो सोर्सेस का स्टैक है वो बेहद विविध और गहरा है। इनमें थियोरेटिकल फिजिक्स यानी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान है। उसके साथ ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी शामिल है। हाँ, और यहाँ तक कि सांस्कृतिक मानव विज्ञान यानी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को भी हमने सोर्सेज में रखा है। और यही इस विश्लेषण को सबसे ज्यादा रोचक बनाता है। हम सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि लोग इंटरनेट पर क्या दावा कर रहे हैं, बल्कि इन अलग अलग क्षेत्रों की जानकारियां जब आपस में टकराती हैं तो सच्चाई का एक बिल्कुल नया ही रूप सामने आता है। तो आज के इस डीप डाइव का जो मिशन है वो बहुत साफ है। हम इस क्वांटम मैनिफेस्टेशन ट्रेंड के पीछे का जो असली सच है वो ढूंढेंगे। मेरा मतलब है, अगर भौतिक विज्ञान इसका आधार नहीं है, जो कि स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, हाँ, तो आखिर लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल कैसे कर रहे हैं। चलिए इस पूरी बात को खोल कर देखते हैं। शुरुआत करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वांटम मैनिफेस्टेशन का जो दबाव है वो आखिर किस बुनियाद पर खड़ा किया गया है। जो सोर्सेज हमने देखे हैं वो एक बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से समझाते हैं कि कैसे विज्ञान और प्राचीन परंपराएं यहाँ उलझ गई हैं। तो सबसे पहले उस वैज्ञानिक धारणा को देखना होगा जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और वो है क्वांटम मैकेनिक्स। मेरी समझ से यहाँ इशारा क्वांटम मैकेनिक्स के उन नियमों की तरफ है जिन्हें आमतौर पर मैनिफेस्टेशन से जोड़ा जाता है, विशेष रूप से ऑब्जर्वर इफेक्ट और सुपरपोजिशन। हाँ, यही दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां ये दावा किया जाता है कि जिस तरह एक वैज्ञानिक प्रयोग में सिर्फ देखने भर से सबएटॉमिक पार्टिकल्स का बर्ताव बदल जाता है, वही नियम हमारी आम जिंदगी पर भी लागू होता है। और यहीं से वो आम धारणा बनती है कि हमारी सोच पार्टिकल्स को बदल सकती है। सही कहा। तो क्या सच में किसी इंसान की सोच एटम्स को इस तरह से अरेंज कर सकती है जो उसके लिए एक नई गाड़ी या नया घर पैदा कर दे, एक मैजिक की तरह? यहां आकर ना हमारे सोर्सेज एक बहुत बड़ा और स्पष्ट झूठ पकड़ते हैं। इसे दरअसल विज्ञान की भाषा में कैटेगरी एरर कहा जाता है। कैटेगरी एरर मतलब एक चीज को दूसरी जगह फिट करना। हाँ बिल्कुल। एक क्षेत्र के नियम को जबरदस्ती दूसरे क्षेत्र पर लागू करना। देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स, विशेष रूप से नील्स बोर का जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है, अच्छा, वो ऑब्जर्वर यानी देखने वाले और मेजरमेंट की बात जरूर करता है, लेकिन इस शब्द ऑब्जर्वर ने ही सारी गलतफहमी पैदा की है। मतलब ऑब्जर्वर का फिजिक्स में जो मतलब है वो अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। फिजिक्स में इसका मतलब इंसानी चेतना, दिमाग या हमारे इरादों से बिल्कुल नहीं है। एक सेकेंड, तो जब फिजिक्स में ऑब्जर्वर कहा जाता है तो उसका मतलब कोई इंसान नहीं है जो आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठा हो। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई जो अमूमन सुनने को मिलती है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। विज्ञान की असलियत में ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट का अर्थ किसी भी क्लासिकल सिस्टम का क्वांटम सिस्टम के साथ फिजिकल तौर पर इंटरैक्ट करना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एक गाइगर काउंटर या कोई और मशीन जब किसी पार्टिकल को मेजर करती है तो वो उस पार्टिकल के आसपास के माहौल में एक दखल देती है, एक फिजिकल टकराव। बिल्कुल। इस दखल या टकराव की वजह से एक प्रक्रिया होती है जिसे डीकोहेरेंस कहते हैं, और तभी वो पार्टिकल एक निश्चित रूप लेता है जिसे वेव फंक्शन का कोलैप्स होना कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में इंसानी भावनाओं का क्या रोल हुआ? जीरो रोल है। मशीन खुद भी एक ऑब्जर्वर है, उसके लिए किसी इंसान के वहां होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्वांटम स्टेट एक बेहद नाजुक पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे ही कोई बाहरी चीज, चाहे वो हवा हो या कोई मेजरिंग मशीन, उसे छूती है तो वो फूट जाता है और अपनी स्टेट बदल लेता है। हाँ,
इसे ही डीकोहेरेंस कह रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वो बुलबुला सिर्फ इसलिए नहीं फूटा क्योंकि किसी ने उसके फूटने की कल्पना की थी, बल्कि इसलिए फूटा क्योंकि एक भौतिक टकराव हुआ था। ये सच में काफी अलग है उस धारणा से जो सोशल मीडिया पर दिखती है। हमारे सोर्सेस इस विषय पर एक बेहद रोचक एनालॉजी भी देते हैं। वो कहते हैं कि क्वांटम प्रोबेबिलिटीज और ह्यूमन मैनिफेस्टेशन के बीच डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना एक ऐसे मकड़ी के जाले के समान है जो गलत फहमी की एक विशाल खाई के ऊपर बंधा गया हो। वाह, मकड़ी का जाला और विशाल खाई, ये एनालॉजी सच में स्पष्ट करती है कि हम किस हवा में किले बना रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल तो विज्ञान का हो रहा है, पर उनका अर्थ पूरी तरह से बदल दिया गया है। बिल्कुल। और इसमें एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, स्केल का। स्केल का अंतर? मेरा मतलब है कि क्वांटम इफेक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ माइक्रो लेवल पर काम करते हैं ना? जी हाँ, बहुत ही छोटे स्तर पर, सब एटॉमिक लेवल पर। और वो भी लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और वैक्यूम में। और हमारी दुनिया ऐसी तो नहीं है। वही तो। दूसरी तरफ एक इंसानी दिमाग और ये भौतिक दुनिया मैक्रो लेवल की चीजें हैं। हमारा दिमाग गर्म है, गीला है और लगातार करोड़ों आवाजों और रोशनी से इंटरैक्ट कर रहा है। तो यहाँ इंस्टेंट डीकोहेरेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली। इस मैक्रो लेवल पर किसी भी क्वांटम स्टेट का बिना डीकोहेरेंस के टिके रहना मैथमेटिकली और फिजिकली असंभव है। इसलिए सिर्फ सोच लेने से आसपास की रियलिटी को बदल देना विज्ञान के नजरिए से पूरी तरह निराधार है। तो यहाँ आकर ये विश्लेषण एक नया मोड़ लेता है। अगर भौतिक विज्ञान इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि एक इंसान अपनी सोच से इस पूरे विश्व को बदल सकता है, तो फिर ये विचार आजकल इतना ज्यादा लोकप्रिय क्यों हो गया है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, हर तरफ वाइब्स, फ्रीक्वेंसी और क्वांटम फील्ड्स जैसी बातें इतनी आम क्यों हो गई हैं? लोग इस पर इतना अंधा विश्वास क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें भौतिक विज्ञान में नहीं, बल्कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशियोलॉजी में मिलता है। अच्छा, सोशियोलॉजी में? वो कैसे? आज के इस तेजी से बदलते दौर को देखिए, जहां आर्थिक उतार चढ़ाव हैं, महंगाई बढ़ रही है, हाउसिंग क्राइसिस है और क्लाइमेट चेंज जैसी विशाल परेशानियां हैं। वहां आम नागरिकों के अंदर अपने ही जीवन पर कंट्रोल खोने का एक गहरा डर बैठ गया है, एक एंग्जाइटी है। हाँ, ये तो है। दुनिया काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। ऐसे असुरक्षित माहौल में जब बाहरी दुनिया पर किसी का जोर नहीं चलता, तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक झूठा पर बहुत ही सुकून देने वाला एहसास दिलाता है। ये लोगों को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ उनके अपने दिमाग के कंट्रोल में है। तो ये दरअसल आज के दौर के नियो लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म का ही एक नतीजा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे थोड़ा और खोलते हैं। नियो लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म मतलब आज के दौर में जहां बाजार और व्यक्तिवाद हावी है और हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले लड़ रहा है, वहां ऐसी तकनीकें एक सहारे की तरह काम आती हैं। हाँ, जब लगता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है तो आप खुद को एम्पावर करने के तरीके ढूंढते हैं। जब दुनिया तेजी से आगे भाग रही हो और लगे कि किसी चीज पर जोर नहीं चल रहा, तो ये सोचकर शांति मिलती है कि मेरे खुद के थॉट्स ही मेरी नई दुनिया बना सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये सोच बिल्कुल नई है या इसका कोई लंबा चौड़ा इतिहास भी रहा है? ये सोच बिल्कुल भी नई नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये नया ट्रेंड असल में प्राचीन धारणाओं का ही एक नया चमकीला रूप है। जैसे 19वीं सदी का न्यू थॉट मूवमेंट या वेदांत फिलॉसफी का कुछ हिस्सा, और यहाँ तक कि सूफी परंपरा में फना का कॉन्सेप्ट, जहाँ ईगो को खत्म करके एक विशाल शक्ति के साथ जुड़ने की बात की गई है। लेकिन इन प्राचीन धारणाओं और आज के इंटरनेट वाले क्वांटम मैनिफेस्टेशन में तो बहुत अंतर होगा ना? अगर दोनों ही सोच और ब्रह्मांड की शक्तियों की बात करते हैं तो फर्क क्या है? यहाँ हमारे सोर्सेज एक लेखक जेम्स ए वॉलपुल के एक बहुत ही प्रभावशाली कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने द ग्रेट फेदर प्लकिंग का नाम दिया है। द ग्रेट फेदर प्लकिंग, ये काफी दिलचस्प नाम है। इसे थोड़ा समझाइए। इसे समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में चेतना को बदलने के लिए और ब्रह्मांड के साथ एक होने के लिए साधकों को दशकों की कड़ी मेहनत, ध्यान और नैतिक अनुशासन का पालन करना पड़ता था। अपनी इच्छाओं और लालच को छोड़ना पड़ता था। हाँ, एक साधना करनी पड़ती थी। लेकिन आज के इस क्वांटम मैनिफेस्टेशन ने क्या किया है? इसने उस पूरी प्रक्रिया से नैतिक और आध्यात्मिक मेहनत को निकाल फेंका है। इसे सिर्फ एक तुरंत काम करने वाली कंज्यूमर तकनीक बना दिया है। ओह, तो जैसे किसी चिड़िया को नोचकर उसकी खूबसूरती खत्म कर दी जाए और सिर्फ एक ढांचा बचा लिया जाए। बिल्कुल वही। यानी पहले जो चीज अपने अंदर की बुराइयों को मारकर
एक बेहतर इंसान बनने की लंबी यात्रा होती थी, अब वो सिर्फ एक शॉर्टकट बन गई है। ऐसा शॉर्टकट कि सुबह उठो, आईने के सामने 2 बातें बोलो और ब्रह्मांड तुरंत एक नई लग्जरी गाड़ी डिलीवर कर देगा। हाँ, ये अध्यात्म का पूरी तरह से व्यापारीकरण यानी कमोडिफिकेशन हो गया है। ये एक कंज्यूमर कल्चर का हिस्सा बन गया है, जहां आध्यात्मिक बातों को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है, जिसमें बिना किसी आंतरिक बदलाव के सिर्फ बाहरी सपनों को पूरा करने की गारंटी दी जाती है। सही दिशा में सोच रही हैं आप। ये किसी की भी आंखें खोलने के लिए काफी है। पर अब हम इस डीप डाइव के सबसे महत्वपूर्ण और फोकस वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने फिजिक्स के झूठ को अलग कर दिया, हमने सामाजिक एंजाइटी और हिस्ट्री को समझ लिया, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बहुत से लोग सच में इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आश्चर्यजनक रूप से अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अगर यूनिवर्स उनके लिए कोई जादू नहीं कर रहा और फिजिक्स सब एटॉमिक लेवल पर उनकी मदद नहीं कर रही, तो आखिर लोग अपना चाहा हुआ भविष्य प्राप्त कैसे कर रहे हैं? असली मैजिक हो कहाँ रहा है? यही इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जहां हम असल में सीख सकते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कैसे किया जाए। अगर भौतिक विज्ञान इसका जवाब नहीं है, तो इसका असली राज दिमाग की न्यूरोबायोलॉजी और मनोविज्ञान में छुपा है। तो इसका वैज्ञानिक आधार दिमाग के अंदर है। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन की ये सारी तकनीकें असल में बहुत ही शक्तिशाली कॉग्निटिव टूल्स हैं। जब कोई इन तकनीकों को नियमित रूप से लागू करता है, तो वो बाहरी दुनिया को नहीं बदलता, वो अपने खुद के दिमाग को और अपने देखने के तरीके को रीवायर करता है। तो चलिए इस दिमागी खेल को और इसकी एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। इस तकनीक में लोग आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की गहराई से कल्पना करते हैं, जैसे वो सच में हो रहा हो। जब कोई ऐसा करता है तो एक्चुअली उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को गहराई और विविडनेस के साथ विजुअलाइज करता है, तो दिमाग का एक खास नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये आमतौर पे क्या करता है? DMN आमतौर पर तब एक्टिव होता है जब हम आराम कर रहे होते हैं या दिन में सपने देख रहे होते हैं। लेकिन जब इसे पर्पसफुली इस्तेमाल किया जाए, तो दिमाग इस विजुअलाइजेशन को सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि एक मेंटल सिमुलेशन की तरह लेता है। वो सच में भविष्य की स्थिति का अनुभव करने लगता है। लेकिन वेट, अगर दिमाग सिर्फ रिहर्सल कर रहा है, तो रियलिटी में रिजल्ट कैसे बदल रहा है? रिहर्सल से बाहरी दुनिया तो नहीं बदलनी चाहिए। यहां दिमाग का एक और हिस्सा काम आता है। इस रिहर्सल का नतीजा ये होता है कि दिमाग के एक खास हिस्से से, जिसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया या VTA कहते हैं, वहां से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और स्ट्राइएटम तक डोपामीन का बहाव होता है। डोपामीन? पर हम तो डोपामीन को खुशी का हार्मोन समझते हैं, जो इनाम मिलने पर निकलता है। यही एक छोटी सी गलतफहमी है। न्यूरोसाइंस बताती है कि डोपामीन असल में तब भी रिलीज होता है जब हम किसी इनाम की मजबूती से उम्मीद करते हैं और उसके लिए तैयार होते हैं। मोटिवेशन का हार्मोन है ये दरअसल। एक सेकेंड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डोपामीन बिना लक्ष्य हासिल किए पहले ही कैसे रिलीज हो रहा है? क्या हम दिमाग को ट्रिक कर रहे हैं? बिल्कुल, और यही इसका सबसे शक्तिशाली एप्लीकेशन है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। जब आप विविडली विजुअलाइज करते हैं, तो डोपामीन दिमाग को आने वाले रिवॉर्ड के लिए मोटिवेट करता है। ये आपके दिमाग में एक अटेंशनल बायस पैदा कर देता है, यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ते हैं। क्या ये वैसा ही है जैसे जब कोई तय करता है कि उसे एक खास लाल रंग की गाड़ी खरीदनी है और अचानक उसे पूरे शहर में वही लाल गाड़ी दिखने लगती है? हाँ, गाड़ियां तो पहले भी वही थी, पर पहले दिख नहीं रही थी। ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। इसे मनोविज्ञान में परसेप्चुअल फिल्टरिंग कहते हैं। हमारा दिमाग एक वक्त में करोड़ों जानकारियां प्रोसेस करता है, इसलिए वो ज्यादातर चीजों को इग्नोर या फिल्टर आउट कर देता है ताकि वो ओवरलोड ना हो जाए। अच्छा, तो जब हम ध्यान लगाते हैं किसी एक चीज पर, तो जब आप मैनिफेस्टेशन के जरिए किसी लक्ष्य को अपने दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट बना देते हैं, तो आपका दिमाग नेचुरली आपको उन चीजों, उन मौकों और उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगा जो पहले आपके सामने होकर भी अदृश्य थे। आपका दिमाग अब उन मौकों को फिल्टर इन कर रहा है। ये बेहद शानदार है। यानी अपॉर्चुनिटी पहले भी वही थी, बस देखने का लेंस बदल गया। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरी आम तकनीक पर, जिसे एफर्मेशंस कहा जाता है, यानी खुद से बार बार पॉजिटिव बातें बोलना, जैसे मैं सफल हूं या मेरे पास नए अवसर आ रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ खुद से झूठ बोलना है,
पर हमारे सोर्सेज इसके असर पर क्या कहते हैं? सोर्सेस क्लियर करते हैं कि अफर्मेशंस सिर्फ हवा में बातें दोहराना नहीं है, बल्कि इसका बड़ा असर हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। वो कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई बार बार पॉजिटिव और लक्ष्य से जुड़ी बातें बोलता है, जबकि उसकी असली आर्थिक या सामाजिक स्थिति वैसी नहीं होती, तो दिमाग में एक उलझन पैदा होती है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग इस झूठ और सच के बीच के गैप को पसंद नहीं करता। दिमाग को बैलेंस चाहिए। हाँ, तो इस गैप को भरने के लिए और अपने शब्दों को सच साबित करने के लिए दिमाग व्यक्ति को अवचेतना यानी सबकॉन्शियस रूप से ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है जो उस लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अफर्मेशंस बोलने से व्यक्ति खुद ब खुद ऐसे एक्शंस लेने लगता है जो उसके लक्ष्य से जुड़े होते हैं? एक ऑटोमेटिक ड्राइव बन जाती है? हाँ, और इसके साथ ही ये टेक्निक सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाती है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपनी ही क्षमताओं पर गहरा विश्वास होना। जब क्षमता पर विश्वास बढ़ता है तो निराशा के वक्त हार मानने की आदत कम हो जाती है। और इन सब में इमोशंस यानी भावनाओं का क्या रोल है? क्योंकि कोई भी गुरु ये नहीं कहता कि सिर्फ रोते हुए एफर्मेशंस बोलो। वो हमेशा कहते हैं कि उस लक्ष्य को पहले से पा लेने की खुशी को महसूस करो। इमोशन तो इस पूरी प्रोसेस का इंजन है। इस इमोशनल रेजोनेंस का सीधा असर हमारे लिम्बिक सिस्टम पर होता है। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब कोई हाई पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में होता है, जैसे खुशी, आभार या सुकून, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो जाती हैं और थिंकिंग फ्लेक्सिबल होती है। जब दिमाग खुश और शांत होता है तो वो किसी मुश्किल समस्या का नया और आसान समाधान निकालने में माहिर हो जाता है, जो कि स्ट्रेस की स्थिति में असंभव लगता था। सही पकड़ा। ये कोई कॉस्मिक जादू नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी और साइकोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन है। ये समझना सच में एक हा मोमेंट है। यानी अगर किसी को सच में अपना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो उसे आसमान की तरफ देखने की बजाय अपने अंदर ध्यान देना चाहिए। उसका अपना दिमाग ही सबसे बड़ा टूल है। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारे सोर्सेज में। इंसानी दिमाग दरअसल एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। भविष्यवाणी करने वाली मशीन? हाँ, हमारा दिमाग हमेशा इस बात की भविष्यवाणी करता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसे हर बार सरप्राइजेस पसंद नहीं है। जब लगातार विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस के जरिए एक नया मजबूत मानसिक मॉडल बन जाता है, तो दिमाग बाहरी माहौल से सिर्फ उन्हीं चीजों की भविष्यवाणी करता है और उन्हें ढूंढता है जो उस नए लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। मतलब दिमाग खुद उस चाही गई रियलिटी को सच करने के पुर्जे जोड़ने लगता है, जिसे आम इंसान यूनिवर्स का भेजा गया सिग्नल या सिंक्रोनिसिटी समझता है। वो असल में उसके खुद के दिमाग का एक नया लेंस है जिससे वो दुनिया की चीजों को नए पैटर्न में देख रहा है। सही दिशा में जा रही हैं आप। और इसके साथ दो और ऐसे पहलू हैं जो इस विश्वास को और मजबूत करते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई फिजिक्स वाला जादू है। पहला है प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे दवाई के बिना ठीक होना? बिल्कुल। जिस तरह दवाई के बिना सिर्फ ठीक होने के विश्वास से मरीज के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, वही शक्ति यहाँ लक्ष्य प्राप्ति में दिमाग का साथ देती है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है आज का सोशल मीडिया और उसके एको चैम्बर्स। सोशल मीडिया इसमें कैसे काम कर रहा है? एल्गोरिदम्स के जरिए? हाँ, जब इंटरनेट पर लोग लगातार एक दूसरे के साथ ऐसी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं कि मैंने सोचा और मुझे जॉब मिल गई, तो एल्गोरिदम वही चीजें बार बार दिखाता है। इससे एक इको चैम्बर बन जाता है, एक सोशल प्रूफ मिल जाता है, जिससे उनका ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। और जैसे ही विश्वास मजबूत होता है, वो डोपामीन और डीएमएन वाली दिमागी साइकिल और तेजी से घूमने लगती है। रिजल्ट आते हैं, पर लॉजिक थोड़ा घूम जाता है। सही कहा आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने फिजिक्स के झूठ से लेकर साइकोलॉजी के सच तक का एक लंबा सफर तय किया है। अगर एक आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन किसी भी तरह से हवा में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कोलैप्स करके कोई नई फिजिकल रियलिटी पैदा नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा। बल्कि मैनिफेस्टेशन की ये सारी टेक्निकें, चाहे वो डीपली विजुअलाइज करना हो, अफर्मेशंस बोलना हो